Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's economics class, we will start our topic external sector. हाफ टॉपिक को आज कवर करेंगे, हाफ टॉपिक को हम कल की क्लास में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके क्या इंक्लूड होती है, वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम नॉर्मली बीओपी कहते हैं. बीओपी क्या होता है? सिंपल सा है, हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल या हमारी कंट्री की कोई भी कंपनी, जितनी भी चीजें हैं ये सभी फॉरेन के अंदर जितना पैसा लगाते हैं, वही कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल या कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर जितना भी पैसा लगाती है, जितनी भी मनी लगाती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कंपनी के अंदर शेयर की फॉर्म में या फिर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है उसकी फॉर्म में, डायरेक्ट हमारी ट्रांजैक्शन करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, किसी भी फॉर्म में जो पैसा बाहर जाता है इंडिया से और इंडिया के अंदर पैसा आता है, उन सभी के बैलेंस को, वो जो ओवरऑल चीजें होती हैं उनको हम कहाँ काउंट करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर. कितना पैसा बाहर गया, कितना पैसा इंडिया के अंदर आया. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है करंट अकाउंट, एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट. जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंडिया ने कितनी चीजें इंपोर्ट करी, मतलब कि बाहर से इंडिया ने क्या क्या चीजें कंट्री के अंदर मंगवाई, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर. अब आप देखते हैं कितनी सारी कार कंपनीज इंडिया के अंदर ऑलरेडी हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका होता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं. अब आप देखोगे तो 99% जो है, हम जो फोन भी यूज करते हैं वो सारे बाहर की कंपनीज के ही हैं, चाहे आप कोई भी फोन मान लो, बिकॉज इंडिया की ऐसी कोई वेल एस्टेब्लिश इलेक्ट्रॉनिक उसमें कंपनी है ही नहीं, इसलिए हम सभी बाहर की कंपनीज के मोबाइल्स को यूज करते हैं, टीवीज को यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन्स को यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज वन ऑफ द थिंग कि जो सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है. सेम विद द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड सेम विद द गोल्ड, पेट्रोलियम, काफी चीजें हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. वहीं एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी हम काफी चीजें करते हैं, चाहे हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए और अलग से चीजें हो गई, काफी पार्ट्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, सॉफ्टवेयर पार्ट्स हो गए, तो काफी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो वो सारी चीजें हम कहाँ इंक्लूड करते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर. दूसरा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिविडेंड पेड ऑन इन्वेस्टमेंट. अब आप स्टॉक मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इंडिया के हो गए, एक तो बीएससी एनएससी हो गया, वैसे ही हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, आप वहां की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी और तरीके से किसी भी फॉरेन कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो उससे जो आपको फायदा हो रहा है, जो इनकम आ रही है, वो भी हम करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं. दूसरा, ट्रांसफर्स इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस. फॉर एग्जांपल, आप यहाँ हैं और आपकी फैमिली का एक मेंबर कनाडा है, तो वो जो आपके पास कनाडा से पैसे भेज रहा है वो किस में काउंट होते हैं? वो होते हैं रेमिटेंसेस. वैसे ही चाहे अमेरिका, कहीं भी इंडिया से बाहर आपका कोई फैमिली मेंबर है, वो आपके पास कोई गिफ्ट भेजता है, रेमिटेंसेस भेजता है, सेम विद द एनी गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर कुछ ऐसा गिफ्ट वगैरह की फॉर्म में भेजती है, या फिर कोई कंपनी इंडिया के अंदर गिफ्ट वगैरह भेज रही है, या फिर वो सारी चीजें भी कहाँ इंक्लूड होती हैं? करंट अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड होती है. वहीं कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट परचेज ऑफ असेट्स. कि फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंपनी है, उसने किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर जो भी अपना पैसा लगाया, वो किस में काउंट होता है? आपके एफडीआई और एफआईआई के अंदर काउंट होता है. वहीं डायरेक्ट परचेज ऑफ असेट्स क्या होता है? कि कोई भी फॉरेन कंपनी या फिर कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल अगर इंडिया के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या इंडिया के अंदर किसी भी टाइप की असेट को परचेज करता है, किसी भी चीज को खरीदता है तो. और दूसरा क्या होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर? क्या इंक्लूड होता है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं या कुछ असिस्टेंट होते हैं, कि आप बाहर से कहीं से पैसा ले रहे हो,
नॉट एज अ गिफ्ट और रेमिटेंसेस। अब जो रेमिटेंसेस आते हैं उनमें और ऐसे बोरिंग में फर्क क्या हो गया, रेमिटेंसेस जो आपके पास आ रहे हैं वो आपको रिटर्न नहीं कर रहे होते। आपके किसी फैमिली मेंबर ने अगर आपके पास पैसा भेजा तो क्या वो आपको उसको वापस रिटर्न करना होता है? क्या वो आप एज अ डेप्ट आपके पास है? नहीं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी इंडियन कंपनी है, उसको अगर पैसों की जरूरत है किसी भी टाइप के लिए, कुछ भी यूज करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए, और वो किसी फॉरेन कंपनी से हेल्प ले रही है, किसी फॉरेन कंपनी से बोरिंग्स ले रही है जिनको वो विद इंटरेस्ट बाद में पे करेगी। सेम विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो बाहर से फॉरेन से किसी भी तरीके की बोरिंग लेती है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले या फिर वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से ले, वो सब कुछ कहाँ इंक्लूड होती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और दूसरा आपका सेंट्रल बैंक रिजर्व, जो आरबीआई बाहर से पैसा उठाता है, जो आरबीआई फॉरेन से पैसा उठाता है। और दूसरा आरबीआई को एक लेवल तक फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन भी करना होता है कि इतनी करेंसी तो आरबीआई के पास डॉलर की फॉर्म में होनी ही होनी चाहिए। वो सब चीजें भी कहाँ इंक्लूड होती हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब एक चीज बहुत फेमस है दैट कि बीओपी हमेशा जीरो होता है। जो बीओपी होता है वो आपका हमेशा जीरो होता है। एक तो ये चीज याद रखनी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकती है तो आपको पता होना चाहिए बीओपी इज ऑलवेज जीरो। अब उसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन उसका यही है कि अगर जितना इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट इंडिया के अंदर ज्यादा है, एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, हमारे पास इंटरेस्ट डिविडेंड की फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट और डिविडेंड की फॉर्म में बाहर पैसा भेज भी रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तो इंडिया से भी बाहर रेमिटेंसेस जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी बोरोइंग्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम सेम पैसा बाहर। तो इन सेंस क्या कह सकते हैं कि पैसा जितना जा रहा है उतना आ भी नहीं रहा है। एक टर्म पे हम देखें तो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की चीजों को जब हम मैच करते हैं तो जा भी रहा है आ भी रहा है, वो चीजें बहुत फ्लक्चुएट रहती हैं, एक चीज पर स्टेबिलिटी वहां पर नहीं आती। इसीलिए हम नॉर्मली बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या लेते हैं? हम जीरो ही लेते हैं। और उसके लिए हम थोड़ा फिर भी रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जीरो बिकॉज every credit appear in the current account has a corresponding debit in the capital account and vice versa। कि कैपिटल अकाउंट में जहां पैसा आ रहा है हमारे पास, वहां पर क्रेडिट के फॉर्म में हम थोड़ा प्लस में चले भी जाएं कि यस बहुत रेमिटेंसेज आए, बहुत ज्यादा डिविडेंड इंटरेस्ट मिल गया इंडियंस को, बहुत ज्यादा हमने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ हम प्लस में चले जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में तो हम डेप्ट में ही रह जाएंगे बिकॉज फॉरेन कंपनीज की हेल्प ले रहे हैं, बोरोइंग्स ले रहे हैं, तो यहाँ हम डेप्ट में रह जाएंगे। और उल्टा भी हो सकता है, यहाँ प्लस में गए तो यहाँ नेगेटिव में चले जाएंगे। हर जगह तो आप प्लस में नहीं हो सकते। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स एन आइटम, a current account transaction, it effectively imports foreign capital when that item is paid for, a capital account transaction। सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई एक्सपोर्ट आइटम किया भी है, वहां आप फिर से प्लस में जाओगे, वहीं आप दोबारा से कोई फॉरेन कैपिटल को इंपोर्ट करोगे जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ गया, तो उस चीज के लिए आपको फिर से पे करना पड़ेगा, तो वो चीज फिर वहां बैलेंस हो जाएगी। However, in reality, the central bank and tax authorities do not have complete details of all financial transactions। अब एक रियलिटी ये भी है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हमारे पास जो है डाटा अवेलेबल भी नहीं है। एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कितने रेमिटेंसेस, उसका हमारे पास एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं होता बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा हेक्टिक काम हो जाता है। इंडिया के अंदर इलीगल चीजें भी हो जाती हैं, काफी चीजें हो जाती है, तो एक एग्जैक्ट डाटा हमें मिल भी नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं देयर विल बी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज, एरर एंड ओमिशंस। काफी एरर्स रहते हैं, काफी ओमिशंस रहते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एक तो डाटा अवेलेबल नहीं होता। आप 100% ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि यस हमारे पास पूरा 100% डाटा रेमिटेंसेस का, 100% डाटा गिफ्ट्स का है, 100% डाटा इंटरेस्ट डिविडेंड का है, इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का है, एफडीआई डायरेक्ट परचेज है, सबका इंडिविजुअल लेवल तक का हमारे पास सारा डाटा है। नहीं, डाटा हमारे पास सभी का नहीं, एरर्स हैं, काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, काफी ब्लैक मार्केटिंग भी है, और भी इलीगल एक्टिविटीज भी हैं, काफी चीजें हैं जो हम कवर अप नहीं कर पाते। इसीलिए नॉर्मली माना जाता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को प्लस करो, जब उनके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने एरर्स शो हो रहे हैं, जितने ओमिशन शो हो रहे हैं, सबको प्लस करके हम क्या लेते हैं? जीरो। और इसीलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहता है? हमेशा जीरो रहता है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इनविजिबल,
इनविजिबल हम यूज करते हैं वर्ड फॉर सर्विसेज और विजिबल यूज करते हैं फॉर फिजिकल गुड्स। मतलब आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स का, आपने इंपोर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपने एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब वो क्या हो गए, वो आपके हो गए विजिबल्स, बिकॉज आपको दिख रहा है कि हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गया और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह आए, क्लियरली आंखों से दिख रहा है, वो हम काउंट करते हैं विजिबल। इनविजिबल क्या होते हैं, सर्विसेज। सर्विसेज कैसी कैसी हो सकती हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, फाइनेंशियल सर्विस हो सकते हैं, ट्रेवल हो सकता है, कंप्यूटर सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज है। सर्विसेज ये होगी, ट्रांसफर क्या होगा, इनविजिबल के अंदर जो काउंट करेंगे रेमिटेंसेज, जो डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं। इनकम क्या होगी, जो प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, डिविडेंड्स हैं और कुछ असेस्ट हैं, ये सभी क्या चीजें काउंट करते हैं, इनको इनविजिबल काउंट करते हैं, जो एक बैंक अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर चीजें हो जाती हैं, जो बिल्कुल विजिबल रूप से नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं है कि विजिबल इनविजिबल, बस एक टर्म है कि यस इनविजिबल के अंदर हम काउंट करते हैं जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा हमें दिख रहा है, और विजिबल के अंदर काउंट करते हैं कि हमें गुड्स दिखाई दे रहे हैं, कि गुड्स की अदला बदली चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, जो एक मनी गैप क्रिएट होता है, उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 80 करोड़ का और इंपोर्ट किया 100 करोड़ का, तो ये क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, बिकॉज इंडिया के लिए तो ये एक लॉस वाली सिचुएशन हो गई कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो एक मेजर करता है किसको, द गैप बिटवीन द मनी रिसीव्ड इनटू एंड सेंट आउट ऑफ द कंट्री ऑन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने कितना पैसा बाहर से इंडिया के अंदर और कितना पैसा इंडिया का बाहर गया। अगर इंडिया का पैसा बाहर जाने वाली अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया के अंदर पैसा जो आया, तो उस कंपैरिजन में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, वो नेगेटिव है, और वो चीज इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। इंडिया के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है कि इंडिया बाहर पैसा कम भेजे और इंडिया के अंदर बाहर से पैसा ज्यादा आए। जो सिचुएशन अभी के टाइम पर नहीं है, अभी इंडिया का पैसा बाहर ज्यादा जाता है और इंडिया के पास पैसा कम आता है। उसके काफी मेजर रीजंस है। सबसे मेजर रीजन हमारा जो जहां पर हम लैग करते हैं, वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप मान सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जब देखोगे बहुत कम आपको इंडियन कंपनीज मिलती हैं, और जो मिलती भी हैं तो उनके ऊपर कोई है। अब आज के टाइम पर आप देखो माइक्रोमैक्स का फोन किसी के पास मिलेगा, आपको नहीं मिलता। नोकिया आपको नहीं मिलता। मेनली आपके पास किसके फोन होते हैं, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आपके पास सैमसंग होगा, आईफोन होगा, और वहीं आपके पास कम है तो भी आपके पास शाओमी होगा, रेडमी है, रियलमी है, पोको है। तो डिफरेंस, अब उनमें से इंडियन कौन सा है, कोई भी इंडियन नहीं है। आप टीवी परचेज करने जाते हैं तो भी आप सोनी का प्रेफर करते हैं, सैमसंग का प्रेफर करते हैं, क्या वो इंडियन कंपनीज है, नहीं है। तो जब तक इंडिया उन फील्ड्स के अंदर ग्रो नहीं करेगा, काफी ऐसे फील्ड हैं, जब तक हम उन चीजों का गैप जो है एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो अपनी चीजें हैं उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है कि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव में चलते हैं। तो वही है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेजर करते हैं, जब हम सिर्फ मेजर करते हैं द गैप इन अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ बीओपी को देखते टाइम हम सिर्फ देखते हैं एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को, कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, और इन्हीं दोनों के डाटास को चाहे गुड्स में काउंट कर लो चाहे सर्विसेज को काउंट कर लो, बट हम सिर्फ इस चीज को देखते हैं, कितने प्रोडक्ट्स बाहर गए, कितनी सर्विसेज बाहर गई और कितने प्रोडक्ट्स आए कितने, इसके डाटा को ही हम बीओपी के लिए यूज करते हैं। वहीं जब हम करंट अकाउंट को चेक करते हैं, करंट अकाउंट से रिलेटेड चीजें देखते हैं, उसके अंदर हम एक चीज और इंक्लूड करते हैं, वो है पेमेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल डिप्लॉयड ओवरसीज, कि हम उसके अंदर ये भी देखते हैं कि जो ओवरसीज हमारे डोमेस्टिक कैपिटल्स हैं वो कैसे यूज हो रही हैं, वो उस चीज को भी हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम फ्रॉम एन इंडियन ओनिंग अ हाउस इन द यूके वुड बी कंप्यूटेड इन करंट अकाउंट बट नॉट इन
बीओपी। जब हम बीओपी काउंट करेंगे, जब हमें उस चीज से मतलब नहीं है कि किसी इंडियन ने बाहर कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसके पास उसका रेंट आ रहा है, बिकॉज बीओपी के अंदर हमें सिर्फ दो चीजों से मतलब है, कितने आइटम एक्सपोर्ट किए गए, कितने आइटम इंपोर्ट किए गए, कितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट की गई, कितनी सर्विसेज इंपोर्ट की गई। वही जब हम करंट अकाउंट को देखेंगे, उसमें हम एक चीज और इंक्लूड करते हैं कि डोमेस्टिक से कितने जो डोमेस्टिक इंडिविजुअल हैं, जो इंडियंस हैं, जिनके पास बाहर से इनकम भी आ रही है, वो सारी चीजें भी हम करंट अकाउंट के अंदर काउंट करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस जब आप करंट अकाउंट और बीओपी के अंदर, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम देखते हैं, सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर देखते हैं, नॉट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सेम ही होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी आप जब देखते हो, आप देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही हो, बट ऑटोमेटिकली हम बाद में क्या कर देते हैं, बीओपी को हम जीरो कर देते हैं। वही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गैप्स को मेजर कर लेते हैं, और जब करंट अकाउंट को मेजर करते हैं तो हम साथ में कुछ और फैक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब है वे टू डील विद करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उस चीजों को कम कर सकते हैं। सिंपल सा है, पहला तो कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें, कुछ नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कम करें, चाहे गोल्ड है, मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट हम उनको कम नहीं कर पा रहे बिकॉज इंडियंस की नेसेसिटी है, हम मोबाइल के बिना काम नहीं चला सकते। अगर आपके पास 20,000 है और आपको अगर फोन लेना है, आप किसी इंडियन कंपनी को प्रेफर नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, आप लावा को प्रेफर नहीं करोगे, आप किसी रेडमी रियलमी इन्हीं को प्रेफर करोगे। तो वो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन है। दूसरा एक टर्म हो सकती है करेंसी हेजिंग करना। करेंसी हेजिंग क्या होता है, ये सिंपल सी एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती है। इसके अंदर आप क्या करते हो कि बिना मार्केट में फ्यूचर की फ्लक्चुएशन क्या होंगी करेंसी से रिलेटेड, आप क्या करते हो, पोटेंशियल लॉसेस जो भी फ्यूचर में हो सकते हैं उनको इग्नोर कर कर एक एक्सचेंज रेट अभी से डिसाइड करते हो कि अभी इसी एक्सचेंज रेट के ऊपर हम डीलिंग करेंगे। जिससे क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी फ्लक्चुएशन आई, कोई भी रेट्स बढ़े किसी भी चीज के, तो वो चीज आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, और आपने अभी के करंट टाइम में जिस रेट को फिक्स किया होगा उसी चीज के ऊपर आपकी वो चीजें चलती रहेंगी, जिससे कि फ्यूचर फ्लक्चुएशंस का कोई भी आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फ्यूचर की फ्लक्चुएशन और फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए आप यूज करते हैं, मतलब कंपनीज यूज करती हैं, गवर्नमेंट्स यूज करती हैं। और हो सकता है कि रिव्यू डेप्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर एफपीआईज, की हम जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर हम अपना थोड़ा सा डेप्थ वगैरह चीजों को रिड्यूस करना स्टार्ट करें और चीजों को और अच्छी तरह मेंटेन करना स्टार्ट करें। अब कॉजेस क्या हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया। इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्राइसिस क्यों चलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन लार्ज ट्रेड डेफिसिट, की हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा क्या है कि जो बाहर से रेमिटेंसेस आते हैं उनका हमें कोई फेयर डाटा नहीं मिल पाता, उनके अंदर भी काफी प्रॉब्लम की कंडीशन हमारी चलती रहती है। कुछ फॉरेन क्रेडिटर्स वगैरह हैं, उनका जो रोल है इंडिया के अंदर, उनका जो बिहेवियर है, उसमें भी काफी चीजें आती हैं कि एफडीआईज की अपनी कंडीशंस होती हैं, वो बहुत मुश्किल से इन्वेस्ट करती हैं, हम बाहर इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो सारी चीजें भी काफी ज्यादा चलती हैं। दूसरा थोड़ा सा एक्सटर्नल फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारा रोल चल रहा है कि हम बाहर से, इंडिया बहुत ज्यादा बोरोइंग करती है और फिर वो चीजें जो है डेप्ट में चली जाती हैं, तो चीजें नेगेटिव कहीं ना कहीं चली जाती हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम संभाल पाएंगे, जब हम इन चीजों को रिमूव कर पाएंगे, हम अपने इंडिया को और ज्यादा अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे, जब मे बी हमारे जो बीओपी क्राइसिस है वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेरियस ड्यूटीज इन इंडिया। अब ड्यूटीज हैं कुछ जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर चार्ज होती हैं, जिसमें से एक ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी सिंपल है कि इंडिया के अंदर जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, जो भी प्रोडक्ट्स गुड्स सर्विसेज बाहर से आ रही है, उनके ऊपर जो पैसा चार्ज किया जाता है वो आपकी होती है इंपोर्ट ड्यूटी। अब वो चीजें दो बेस पर हो सकती है, एक एड वेलोरम और एक स्पेसिफिक। हमने जो टैक्स के टाइम पर भी देखा था, एड वेलोरम क्या होता है कि किसी गुड्स की, पर्टिकुलर गुड की वैल्यू के ऊपर
चार्ज होना, इम्पोर्ट ड्यूटी होना कि ये गुड की वैल्यू है तो इसके ऊपर इतना पैसा चार्ज कंट्री करेगी। हर कंट्री अलग अलग इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। वहीं स्पेसिफिक हो सकता है कि आपने गुड्स का वेट वगैरह या फिर कुछ डायमेंशन से आप उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी को फिक्स करो। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है कि जो पैसा, जो चीजें इंडिया बाहर भेज रहा है उनके ऊपर कितने चार्जेस लग रहे हैं, वो आपकी होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है कि समटाइम्स क्या होता है कि सब्सिडीज वगैरह की वजह से जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है वो काफी सस्ता हो जाता है और इंडिया का प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बहुत महंगा होता है, जिससे क्या होता है जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कि फॉर एग्जांपल सेम पेंटिंग है, सेम पेंटिंग को दो इंसानों ने बनाया, एक कोई फॉरेन का है एक कोई इंडियन है। अब ड्यू टू बाहर से इंडिया के अंदर वो चीज मंगाने में आपके ज्यादा ड्यूटी वगैरह नहीं लग रही, तो आप सोचते हो कि वो 500 रुपए में मिल जाएगी आपको या आपको 1000 में मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे, 500 रुपए वाले को प्रेफर करोगे। तो उससे क्या हुआ, जो इंडियन प्रोड्यूसर है उसको तो लॉस हो गया। तो उसी चीजों को चेंज करने के लिए कि हाँ, बाहर से प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा सब्सिडीज वगैरह की वजह से उनके रेट्स ज्यादा कम ना हो जाए सेम प्रोडक्ट के जो इंडियंस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी का यूज किया जाता है कि जिससे कि क्या हो, दैट ट्रैफिक्स लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडीज, की सब्सिडीज वगैरह को रिमूव कर दिया जाए और जो इंपोर्ट कर सामान आया उसके ऊपर भी अच्छे चार्जेस लगाए जाए, जिससे कि वो सेम प्राइस रख में परचेज किए जाएं जिस सेम प्राइस में इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ताकि इंडियन प्रोड्यूसर्स को जो है, इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी एक फेयर चांस मिले अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का और जिससे कि इंडियन गुड्स भी प्रमोट हो पाए। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपके प्राइस हैं, फॉर एग्जांपल आप कंट्री का ही कोई प्रोडक्ट है, इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, वो आपको इंडिया के अंदर 20,000 का मिल रहा है और वही इंडिया ट्राई करे कि उस सेम प्रोडक्ट को इंडिया फॉरेन मार्केट में 15,000 का बेचना स्टार्ट कर दे, तो वो चीज तो गलत है ना। तो वही चीजें होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि समटाइम्स कोई कंट्रीज क्या करती हैं, वो अपने जगह पर तो अपना प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच रही होती है और वही जब वो बाहर फॉरेन मार्केट में उसको भेजती हैं तो वो कुछ सब्सिडीज वगैरह लगाकर उस चीज को काफी कम रेट में कर देती हैं, ताकि बाहर की मार्केट्स में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए और कंट्री की खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाए और खुद के प्रोडक्ट्स को वो खरीदे ना। तो वो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज की जाती है जिससे कि एक फेयर प्राइस एस्टेब्लिश हो कि इस प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपकी कंट्री में इतना है, इस टाइप से है, तो उसी तरीके से वो यहाँ पर भी मिले, जिसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। कि सपोज करो आपको यूएसए में, आप नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फोन का ही लेते हैं, आपका आईफोन है, भले ही हमें यूएस में वो सस्ता है एज कंपेयर टू इंडिया, बट एक लेवल अप डिफरेंस नहीं है ना, 5-10% का डिफरेंस है जब तक चलता है, जब तक आप उसको इंडिया से परचेज कर रहे हो। वही सपोज करो ऐसा होता कि यूएसए के अंदर आपको वो चीज 30,000 की मिल रही है और इंडिया के अंदर आपको वो चीज 1,20,000 की मिल रही है, तो आप क्या सोचोगे, अरे चलो यूएसए की ट्रिप की भी सोच लोगे कि हाँ ट्रिप की ट्रिप हो जाएगी, वहां से वो सामान भी ले आएंगे, क्योंकि इतने में आप यहाँ पे खरीद रहे हो, उतने में तो आप पूरी एक इंटरनेशनल ट्रिप भी कर सकते हो और बाहर से सामान भी ला सकते हो। सिंपल है। अब आपको जापान के अंदर एज कम्पेयर टू इंडिया आईफोन सस्ता मिलता है, लेकिन वहीं जापान के अंदर आपको 30,000 का मिलने लग जाए और यहाँ आपको मिल रहा है 1,19,000 का, आप क्या सोचोगे, जापान ट्रिप ही लगा आते हैं कि हाँ ट्रिप भी पूरी हो जाएगी, अच्छी तरह से घूम भी आएंगे, एक्सप्लोर भी हो जाएगा और फोन भी आ जाएगा, जितने में इंडिया में आपको सिर्फ वो फोन मिलता। तो डिफरेंसेस होते हैं, सेम प्रोडक्ट के प्राइसेस डिफरेंस आपको मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक लेवल अप डिफरेंसेस आपको नहीं मिलते, हमेशा 5 to 10, 10 to 20,000 का डिफरेंस ही आपको मिलेगा। तो वही चीजें होती है ताकि एक फेयर प्राइस स्टेब्लिश रहे। वो जो डिफरेंस होता है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह की वजह से आ जाता है, बट एक प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा सेम रहता है ताकि एक फेयर मार्केट स्टेब्लिश हो सके और किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी कंट्री को और उन चीजों का इफेक्ट ना हो। उसी के लिए आपकी होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि एक फेयर मार्केट वैल्यू सभी प्रोडक्ट्स की एस्टेब्लिश हो सके। और इन सभी चीजों को मैनेज कौन करता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के
एग्रीमेंट है, उनसे ये सारी चीजें इस्टेब्लिश आज के टाइम पर वर्ल्ड लेवल पे अच्छी तरीके से है। अब है ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक ग्लोबल का इकोनॉमी, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एग्रीमेंट्स पर, जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उनके ऊपर, कहाँ कितने रिसोर्सेज हैं, कहाँ पर कितना पैसा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में क्राइसिस जो चलते रहते हैं टाइम टू टाइम, उन चीजों के ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे आपका रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उससे रशिया और यूक्रेन ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, काफी चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं। जो जिन कंट्रीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस रास्ते से होता था वो चीजें भी काफी इम्पैक्ट कर रही हैं। काफी चीजें जो यूक्रेन पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता था वो चीजें इम्पैक्ट हो रही है। कुछ चीजें जो रशिया पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता था वो चीजें इम्पैक्ट होती हैं। वैसे इजराइल पैलेस्टाइन वाला हो गया, और भी वर्ल्ड में कहीं पर कुछ और क्राइसिस आ गए, कहीं पर फ्लड आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक हो गया, अब कोविड था। तो उन चीजों से क्या होता है कि वर्ल्ड का जो इनकम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो काफी ज्यादा बाय द टाइम इम्पैक्ट होता रहता है। इसीलिए इसी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कभी चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। वैसे ही जब पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी थी, जब कोरोना के बाद रिकवरी की स्टेज थी, जब दो चीजें थी, एक इनकम्प्लीट और एक इनइक्वल। इनकम्प्लीट क्या था कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी इन सेकेंड हाफ ऑफ 2020 कि जितना एक रिकवरी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो जाना, वो एक इनकम्प्लीट सी चीजें थी कि रिकवरी स्ट्रांग हो गई लेकिन जो जीडीपी है वो कम रहना। तो मतलब आपने एक चीज करी भी, दूसरी चीज अधूरी भी रह गई, वो एक हो गया इनकम्प्लीट साइड। और अनइक्वल साइड क्या हो गया कि कंट्रीज जैसे कि आपकी चाइना थी, उन्होंने बहुत रिकवर भी किया, साथ में एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ भी काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिली कि कहीं पर ग्रोथ ज्यादा हुई, कहीं पर ग्रोथ कम हुई। कि फॉर एग्जांपल मेडिकल सेक्टर था उसमें अचानक से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, वहीं कोई नॉन वेज फूड सेक्टर था उसके अंदर ग्रोथ कम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो गई, दूसरे सेक्टर। तो क्या होता है, एक अनइक्वल टाइप ऑफ एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ को देखना काफी मेजर मेजर कंट्रीज के अंदर वो होता है, वो किस में काउंट किया, अनइक्वल के अंदर काउंट किया। अब उसी टाइम पीरियड के अंदर आपका जो इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर था वो भी काफी हमें स्ट्रांग दिखा। उसका कुछ रीजन थे, वो सेम रीजन थे कि हमने थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन रखा, हमने हमारे करंट अकाउंट का जो बैलेंस था उसको काफी अच्छी तरीके से मेंटेन रखा, हमने इंपोर्ट भी उतना रखा जितना हमने एक्सपोर्ट किया। बिकॉज कोविड-19 के टाइम पर भी हमने जो बाद में मेडिसिन यूज की और सारी चीजें यूज की, वो सारी क्या थी, वो सारी हमारी इंडियन मेडिसिन को ही हमने यूज किया, सारी चीजों को हमने इंडिया के अंदर ही बनाया, इंडियन प्रोडक्ट्स को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब बाहर से जो नॉन वेज आ रहा था वो भी काफी कम हो गया, काफी चीजों का डिफरेंस था जिससे इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को थोड़ा अच्छा मेंटेन किया, जिससे हमारा एक्सटर्नल सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग उस टाइम पीरियड के अंदर, जो भी पोस्ट पेंडेमिक टाइम पीरियड था उसके अंदर रहा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आगे की चीजों को हम एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड ही हमारी अगली क्लास के अंदर चेक करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मटेरियल होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।